सो हेलो एवरीवन। क्लास 6 एनसीईआरटी का 5th चैप्टर मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ एंड मोशन हम लोग इस सीरीज में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। स्टोरी शुरू होता है दीपा से, जो कि 11 साल की लड़की है और हरियाणा के एक टाउन में रहती है। तो चूंकि अब वो बड़ी हो रही है तो उसे एक नई ड्रेस चाहिए। वो अपनी मम्मी के साथ शॉपकीपर के पास जाती है ताकि वो एक नया ड्रेस ले सके, और शॉपकीपर एक मेटल मेजरिंग रॉड से उसका ड्रेस का मेजरमेंट लेता है। और फिर जब वो टेलर के पास जाती है तो वो देखती है कि टेलर ने एक मेजरिंग टेप के मदद से मेजरमेंट्स लिया। और फिर वो सोचती है कि ये जो टेप है और वो मेटल रड था, क्या वो सिमिलर है जैसा ज्योमेट्री बॉक्स में मेरा स्केल है या मेरी दीदी का स्केल है। और चूंकि माँ ने कहा था कि 4 उंगली ड्रेस को बढ़ा दीजिए, तो 4 उंगली से क्या मतलब है। इस तरह के थॉट्स उसके पास आती है और फिर वो अपने फ्रेंड से ये सब थॉट्स को शेयर करती है। कुछ कहते हैं कि क्या आपने फार्मर्स को देखा है कि वो अपने फील्ड को कैसे डिवाइड करते हैं। क्या वो पैदल चल के और नंबर ऑफ स्टेप्स के हिसाब से अपने फील्ड को बांटते हैं। फिर वो लोग सोचते हैं कि लेंथ को मेजर करना अपने बॉडी पार्ट से, और फिर वो लोग अपने बॉडी पार्ट्स यानी कि हाथ के मदद से मेजरमेंट्स लेते हैं, जिसे कि लोकल भाषा में बलिस्ट कहा गया। फिर वो लोग टेबल को मेजर करते हैं अपने हाथ से और देखते हैं कि किसी का 13 हाथ हो रहा है, किसी का 13 हाथ से कम हो रहा है, किसी का 14 हो रहा है। वो लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि लेंथ ऑफ देयर हैंड स्पेन्स आर डिफरेंट। हर व्यक्ति का हैंड स्पेन का लेंथ अलग अलग है, इसीलिए किसी को 13 या किसी को 14 आ रहा था टेबल का लेंथ। चूंकि लेंथ ऑफ द टेबल को हाथ से नापा गया, हैंड स्पेन से नापा गया, तो हैंड स्पेन क्या है, यहाँ एक एग्जाम्पल है यूनिट का, एक यूनिट का एग्जाम्पल है। और लेंथ को 2 पार्ट में एक्सप्रेस किया गया, एक नंबर और एक यूनिट। हैंड स्पेन और अलग जो बॉडी पार्ट्स का यूज करके मेजर होते हैं, तो सबके बॉडी पार्ट्स अलग अलग साइज के हैं, तो लेंथ अलग अलग आएगा। इसीलिए वे लोग सोचते हैं कि एक ऐसा यूनिट चाहिए जिससे कि सेम मेजरमेंट हो सके सभी लोगों के लिए। और फिर हमें बताया गया है कि इंडिया हैज ए रिच हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट। भारत में नाप तौल का काफी पुराना इतिहास रहा है। एंशियंट टाइम से पहले अंगुल यानी कि फिंगर वेट, फिर मल्टीपल्स ऑफ अंगुल, धनुषा यानी कि बो लेंथ, ये जो धनुष होता था इस टाइप का, इसकी लंबाई धनुषा, एंड योजन, ये सब पुराने यूनिट्स हैं और काम आते हैं मेजरिंग आर्टिफैक्ट्स, आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग। इस सब चीज़ में जो पुराने आप एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग देखेंगे तो इन मेजरमेंट्स का यूज आप वहाँ पे देख पाएंगे। तो चलिए जानते ये होता क्या है। योजन, योजन कहा गया है 8 माइल्स, 8 माइल्स के बराबर होता है योजन। हनुमान चालीसा में बोलते हैं युग सहस्त्र योजन पर भानु, मीन्स युग मीन्स 14,000 years, सहस्त्र मीन्स 1000, and yojan means 8 miles, and 1 mile is 1.6 kilometer. So 8 miles into 1.6, this will come across 15 करोड़ किलोमीटर, जो कि अर्थ और सन का साइंटिफिकली मेजर्ड डिस्टेंस है। नेक्स्ट हम लोग देख पा रहे हैं कि अंगुल अभी भी यूज होता है ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन के द्वारा, टेलर्स के द्वारा, और सेवरल ऑब्जेक्ट्स विथ रूल्ड मार्किंग, बहुत सारे ऑब्जेक्ट जिसमें मार्किंग पैटर्न, ऐसा ऐसा नापने वाला मार्किंग पैटर्न दिया हुआ था। इस तरह का ऑब्जेक्ट्स हमें प्राप्त हुआ है कहाँ से, हड़प्पन सिविलाइजेशन से। हड़प्पा सभ्यता जो कि 4000 साल पुरानी सभ्यता है, वहां से हम लोग को भी स्केल मिला था उस जमाने में। चलिए अब आते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स कि पूरे वर्ल्ड में चूंकि यूनिफॉर्मिटी रहे, इसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स को लाया गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि
SI यूनिट। 1960 में सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स लाया गया, किनके द्वारा? 11th मीटिंग जब हुई जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स की, उनके द्वारा, ताकि पूरे वर्ल्ड में एक मापने की इकाई हो। और इस तरह से लेंथ नापने की इकाई को मीटर कहा गया। और ये आप देख सकते हैं एक मीटर स्केल का डायग्राम। एक मीटर को 100 इक्वल भाग में जब डिवाइड किया जाता है तो उसे एक सेंटीमीटर कहा जाता है। टाइपिकली हमारे पास जो स्केल होता है वो एक 15 सेंटीमीटर स्केल होता है। आप जब 15 सेंटीमीटर स्केल को केयरफुली देखेंगे तो 0 to 15 इसमें मार्किंग होता है। और जब आप सेंटीमीटर स्केल को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो आप देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर लेंथ को 10 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है और वो जो छोटा पार्ट है उसे मिलीमीटर कहा गया है। और लार्जर लेंथ्स को हम लोग किलोमीटर में मेजर करते हैं। इन तीनों का रिलेशंस काफ़ी अच्छा से दिया हुआ है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर में 10 mm हमारा होता है। कुछ स्केल में आप इस तरह के मार्किंग देखेंगे जहां एक साइड मीटर स्केल तो है बट दूसरे साइड इंचेस में दिया हुआ है, इंचेस में दिया है। तो उसके लिए मेजरमेंट दिया है 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। इस तरह से आप इंच को सेंटीमीटर में और फिर मीटर किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेज ऑफ मेजरिंग लेंथ, क्या सही तरीका है लेंथ मेजर करने का? तो पहला है, जब भी आप किसी चीज को मेजर कर रहे हैं तो स्केल को अपना उसके लेंथ के अकॉर्डिंग सीधा रखें। दूसरा है कि जहां से आप मेजरमेंट्स ले रहे हैं आप उस चीज को एग्जैक्टली ऊपर से देखें, ना कि साइड से। उस पॉइंट को एग्जैक्टली ऊपर से देखना है। अगर आपके स्केल का एंड टूटा हुआ है तो जहां से अच्छा है, आप जैसे कि हमारा देख पा रहे हैं इधर साइड का पार्ट टूटा हुआ है, तो हम लोग एग्जैक्ट वहां से काउंटिंग लेते हैं जहां से फ्रेश स्टार्ट हमारे स्केल में है। और जो विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट होते हैं जिन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता, वो छू के पता कर पाते हैं इस तरह के स्केल से जिसमें कि मेजरमेंट्स उभरे हुए होते हैं। लेंथ के साथ साथ हमें यूनिट भी लिखना होता है। आपने लेंथ लिखा 15, आप उसके साथ यूनिट लिखिए मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जिसमें आपने मेजरमेंट लिया है। कोई भी यूनिट का लेंथ जैसे कि किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, इन सब को लिखने के लिए स्मॉलर केस लेटर, छोटे अक्षरों में लिखेंगे, ना कि बड़े अक्षरों में। बिल्कुल छोटे अक्षरों में हमें लिखना है। और अगर एक से ज्यादा रीडिंग है, 15 है, 40 है, तो हमें उसमें एस यूज नहीं करना है। उसके प्लूरल वर्जन के लिए सिंपली सिंगुलर में ही रखना है। किसी भी सिंबल के बाद फुल स्टॉप नहीं लिखना है। अगर सेंटेंस खत्म हो रहा है तब ही फुल स्टॉप देना है। अगर आप लेंथ लिख रहे हैं तो एक स्पेस छोड़ दीजिए बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट, जस्ट लाइक 15, एक स्पेस हमने छोड़ा और फिर लिखा मीटर। नेक्स्ट इज हाउ वी मेजर ए कर्व लाइन। वहाँ स्केल, सॉलिड स्केल तो मुड़ेगा नहीं, तो हम एक काम करते हैं, एक धागे को ले लेते हैं, धागे से उस कर्व लाइन को मेजर कर लेते हैं और फिर उस धागा को स्ट्रेट रख के अपने स्केल से उसका मेजरमेंट ले लेते हैं कि उसका मेजरमेंट कितना है। जब किसी दूरी को एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कहा जाता है तो इसी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि अस्पताल से 10 कदम आगे, स्कूल से 100 कदम पीछे, इस तरह की दूरियां जब हम बताते हैं तो जिस पॉइंट को हम मेंशन करते हैं उसे कहा जाता है रेफरेंस पॉइंट। और फिर कहा गया है कि स्कूल स्पोर्ट्स डे में कबड्डी कोर्ट को चूना से ड्रॉ करना है और फिर बच्चे और फिर एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट बनाया जाता है टीचर के द्वारा। पॉइंट को लेते हुए सारे मेजरमेंट्स लेके और कोर्ट में चूना दिया जाता है। नेक्स्ट 1 किलोमीटर स्टोन को दिखाया गया है जिसमें कि ये मेंशन रहता है कि आने वाला शहर कितनी दूरी पर स्थित है किलोमीटर में। जस्ट लाइक दिल्ली 70 किलोमीटर मीन्स दिल्ली यहाँ से
70 किलोमीटर्स है। और दिल्ली जो वहाँ मेंशन है वो एक रेफरेंस पॉइंट है इस सिचुएशन में। आप इस तरह से देख सकते हैं कि दिल्ली एक रेफरेंस पॉइंट है। अब आते हैं मोशन पे, मूविंग थिंग्स। तो स्टूडेंट्स को एक टेबल ऑब्जर्व करने को बताया गया है कि ऑब्जेक्ट्स मोशन में है या नहीं वो देखना है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो देखना है, और फिर उनका जस्टिफिकेशन लिखना है कि कैसे वो रेस्ट में है। किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में हम तब कहते हैं अगर इसका पोजीशन चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट विथ टाइम। समय के साथ किसी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर पोजीशन चेंज होता है तो हम कहते हैं कि वो मोशन में है। जस्ट लाइक ए काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड। अगर किसी पेड़ के ले लेते हैं, पेड़ अपनी जगह पे है लेकिन काउ मूव कर रहा है तो पेड़ एक रेफरेंस पॉइंट हो गया और काउ को हम कह सकते हैं कि वो मोशन में है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं होता है किसी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग समय के साथ तो वो मोशन में नहीं है, उसे रेस्ट में कहा जाएगा। एक एक्टिविटी से हमें बताया गया है कि रेफरेंस पॉइंट इम्पॉर्टेंट है डिसाइड करने के लिए भी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं। सपोज दीपा एक बस में जा रही है और बस के अंदर पैसेंजर्स हैं, तो पैसेंजर एक दूसरे के हिसाब से मूव तो नहीं कर रहे हैं, वो अपनी जगह स्थिर बैठे हैं, लेकिन बाहर के हिसाब से जब बस चल रही है तो पेड़ पौधा, जमीन, नदी, पर्वत, इन सब के अकॉर्डिंग पैसेंजर्स मोशन में है। तो इसीलिए कहा गया है कि रेफरेंस पॉइंट जरूरी है कोई भी चीज़ मोशन में है या नहीं ये चीज़ बताने के लिए। अगर दीपा खुद को कंसिडर करती है रेफरेंस पॉइंट तो पैसेंजर रेस्ट में है। अगर दीपा किसी बाहरी चीज़ को रेफरेंस पॉइंट लेती है जैसे कि एक पेड़ को लेती है तो पैसेंजर्स मोशन में है, क्योंकि पेड़ के साथ सबका पोजीशन चेंज हो गया। तो चलिए एक क्वेश्चन है सोचने के लिए कि आप एक शिप पर हैं जो कि एक कांस्टेंट स्पीड से समुद्र में जा रही है और आपके शिप में कोई खिड़की नहीं है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि आप बता सकते हैं कि शिप मोशन में है? तो सोचिए, आप बंद कमरे में शिप पे हैं, आप बाहर देख सकते नहीं, अंदर की चीज़ें आपके साथ सब रेस्ट में है, तो आपको कैसे पता चलेगा शिप मोशन में है? क्या शिप जब चलता है तो वो टर्बुलेंट होता है, हिलता डुलता है, क्या उससे पता चलेगा कि शिप मोशन में है? सोचिए और कमेंट में बताइए। अब है टाइप्स ऑफ मोशन, कितने तरह के मोशन होते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को गिराते हैं तो वो सीधी लाइन में गिरती है। जब कॉलेज का मार्च पास्ट होता है तो सब एक सीधी लाइन में चलते हैं। जब किसी हैवी बॉक्स को धक्का दिया जाता है तो ये भी एक सीधा लाइन में जाता है। जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाता है तो इसके मोशन को लीनियर मोशन कहा जाता है। जस्ट लाइक मोशन ऑफ दिस वुड, ये एक सीधी रेखा में जाएगा, इसे इस लीनियर मोशन कहा गया है। रबर जो गिर रहा है सीधा वर्टिकली डाउन वो एक लीनियर मोशन है। बच्चे जो मार्च पास्ट कर रहे हैं लीनियर मोशन है। ऑरेंज या मैंगो जो ऊपर से गिरा वो क्या है, एक लीनियर मोशन है। क्या हमेशा लीनियर मोशन ही होता है? तो धागे में किसी चीज को बांध के, जैसे कि पोटैटो या इरेजर को बांध के ऐसे गोल गोल घुमाने को कहा गया। तो क्या इरेजर का मोशन सेम है जैसा पहले लीनियर मोशन था? नहीं। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है एक सर्कुलर पाथ में तो इसका मोशन को सर्कुलर मोशन कहा जाता है। जस्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, उस थ्रेड से जिसे हमने रबर बांध के घुमाया था, या फिर एक मैरी गो राउंड जिसमें हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स झूले में सब ऐसे गोल गोल टाइप से घूमते हैं। एक एक्टिविटी से हमें कहा गया है कि एक इरेजर को आप टाई कर दीजिए किसी जगह पे और फिर उस एक साइड तक इसको लाइए, यहाँ पे लाइए और फिर उस इरेजर को छोड़ दीजिए। तो फिर वो क्या होगा, वो फिर यहाँ तक जाएगा इरेजर और फिर वापस अपनी जगह पे आएगा। तो इस तरह से जब आप उसे ले जाएंगे और फिर छोड़ देंगे तो फिर वो ऐसे 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 मोशन करेगा। इस तरह का जो मोशन है टू एंड फ्रो मोशन है, एक मीन पोजीशन से आगे फिर ऐसे इस तरह का जो मोशन है इसे कहा गया है ऑसिलेटरी मोशन। एक फिक्स पॉइंट के अराउंड जब टू एंड फ्रो मोशन होता है तो उसे ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। जस्ट लाइक रबर इन दैट केस एंड ए स्विंग, जब एक बच्चे झूले पे झूलते हैं तो वो
ऑसिलेटरी मोशन में होते हैं। आपने देखा होगा घड़ी का पेंडुलम जो कि ऐसे ऐसे घूमता है, उसे ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। एक एक्सपेरिमेंट करने को कहा गया है कि स्केल है, स्केल को इस तरह से जब हम छोड़ते हैं तो वो अपनी जगह इस तरह का मोशन दिखाता है, एक मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो वो जाता है, एक ऑसिलेटरी मोशन है। तो पीरियडिक मोशन किसे कहते हैं? जब एक ऑब्जेक्ट अपने मोशन को रिपीट करता है उसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में एक बार बार घूमता है तो वो अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, ऐसे मोशन को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ऑसिलेटरी मोशन में भी हम देखते हैं ऑब्जेक्ट अपने पाथ के मीन पाथ के अराउंड टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है, तो वो भी एक तरह का क्या है? ऑसिलेटरी मोशन भी एक तरह का क्या है? पीरियोडिक मोशन है। बोथ सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक मोशन। ओके, और फिर हमें पार्क में जाकर कुछ टाइप के मोशंस को क्लासीफाई करने बताया गया कि वो लीनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है। वो क्या है आप उसको देखिए और क्लासीफाई कीजिए। ये एक एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन का, ये एक एग्जाम्पल है इस टाइप का मोशन का। कमेंट कीजिए आपने जो भी देखा उसको एक टेबल में ऑब्जर्व कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।